भैया छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। माँ, भाभी, बचाओ मुझे। आज तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता है, मैं तेरी जान ले लूंगा। निरंजन छोड़ दे बेटा, गुस्से में गलत कदम मत उठा। छोड़ दे अपनी बहन के साथ, भला कोई भाई ऐसा कसाईयों सा बर्ताव करता है। लेकिन निरंजन को अपने गुस्से में न तो कुछ दिखाई दे रहा था और न ही सुनाई दे रहा था। जहां बहनें भाइयों के दिल का टुकड़ा होती हैं और भाई तो बहन की हिफाजत के लिए होते हैं, फिर आखिर क्या कारण है जो एक भाई का बर्ताव अपनी बहन के लिए कसाई के जैसा है। निरंजन अपनी बहन के बालों को नोचते हुए उसको आंगन में ले आया और अपनी तलवार निकाल ली। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसीलिए मैं नहीं चाहता था कि इस खानदान में कोई लड़की पैदा हो, क्योंकि बेटियां सिर्फ और सिर्फ परिवार की इज्जत डुबोती हैं, और तूने तो हमारी नाक कटवा दी, कहीं का नहीं छोड़ा हमें। अपने कसाई भाई का पल पल बढ़ रहे गुस्से को देखकर पद्मा हर पल और लम्हे को खुद में ही कोस रही थी। काश काश कि मैंने वो गलती नहीं की होती। सुभद्रा, सुभद्रा रोटी ला कर दो। जी लाई। पद्मा, पद्मा जा अपने भैया को रोटी दिया। मैं नहीं भाभी, आप मुझे कोई और काम दे दो, लेकिन मौत के मुंह में मत भेजो प्लीज। भैया को रोटी आप दे आओ। पद्मा, तू ना पहली ऐसी बहन है जो अपने भाई से इतना डरती है, जैसे कि निरंजन तुझे कच्चा ही खा जाएंगे। ठाकुरों के परिवार में जन्मी पद्मा इकलौती लड़की है। घर में दर्जनों नौकर चाकर हैं। निरंजन को अपनी बहन से बहुत लगाव है, लेकिन वो मिजाज का बहुत ही गुस्सैल है, इसलिए परिवार से लेकर घर के नौकर चाकर भी उसका डर मानते थे। आज क्या पहनूं, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। ये गुलाबी वाला सूट पहनती हूँ। पद्मा शीशे के आगे गुनगुनाते हुए तैयार होने लगती है। मेरी बिंदिया तेरी निंदिया ना चुरा ले तो कहना, मेरा काजल तुझको पागल ना बना दे तो कहना। तैयार होने के बीच बीच में भी उसका ध्यान फोन में ही था। तभी फोन आता है। फोन पर लिखे नाम को पढ़ते ही पद्मा का चेहरा खिल गया, और ऐसा अक्सर तभी होता है जब इंसान प्यार में पड़ा हो। अरे तुम कहाँ रह गई? जाना, मैं इंतजार कर रहा हूँ। सॉरी 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 सॉरी, बस निकल रही हूँ चिराग। पद्मा फट से पर्स उठाकर निकल जाती है, जहां माता पिता निर्मला और प्रताप हॉल में बैठे थे। तभी पद्मा के हाथों में चूड़ियां खनकती देखकर भाई निरंजन बड़ी ही खिसियाहट से उसे देखकर गुस्सा करता है। पद्मा, ये चूड़ियां बालियां पहनकर कॉलेज में जाने की क्या जरूरत है? अरे अब नहीं पहनेगी चूड़ियां तो कब पहनेगी? तेरी बहन बड़ी हो गई है, तू जा बिटिया। जी माँ। थोड़ी देर में पद्मा कॉलेज आ जाती है, जहां चिराग बाहर खड़ा था। आ गई आप मैडम जी? अरे अपने आशिक को इतना कौन इंतजार करवाता है? चलो बताओ कैसी लग रही हूँ मैं? एकदम चुड़ैल। अच्छा जी, मैं बुरी लग रही हूँ? चिराग लेके भी ढूंढोगे ना तो भी मेरी जैसी नहीं मिलने वाली। ये तो तुमने एकदम ठीक कहा। तुम्हारा खूबसूरत दूध सा बदन मेरे अंदर आग लगा देता है तुम्हें पाने की। चिराग के मुंह से निकलने वाले शब्दों में हवस भरी हुई थी, जबकि भोली निश्चल पद्मा उसे अपना दिल दिए बैठी थी। समय गुजरता गया। पद्मा, तुम्हें पता है कल मेरा बर्थडे है? अच्छा, तो बताओ क्या तोहफा चाहिए? बस कल का दिन मैं तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। यह सुनकर पद्मा ने अटकते शब्दों से कहा। लेकिन चिराग। पद्मा, हम दोनों को एक साथ में 3 महीने हो गए। क्या तुम मुझे एक दिन नहीं दे सकती? तुम मुझ पर भरोसा ही नहीं करती। चिराग की इमोशनल बातों में आकर पद्मा मान गई। ठीक है, मैं आऊंगी। तभी पद्मा चिराग से बातें कर रही होती है कि कमरे के बाहर से गुजरते हुए उसका भाई निरंजन रुक गया और अंदर आ गया। पद्मा का चेहरा पीला पड़ गया। भैया, आप? पद्मा, सोई क्यों नहीं अब तक? शरीफ घरानों की लड़कियां इतनी रात तक नहीं जागती। बस सोने जा रही थी भैया। निरंजन ने अपनी बहन के चेहरे पर डर देखकर प्यार जताते हुए कहा। क्या हुआ, डर गई भैया से? देख बहन, तुझे लगता होगा कि तेरा भाई कितना कसाई है, लेकिन इस भाई के लिए तू बहुत प्यारी है। लेकिन उससे भी प्यारी मुझे तेरी इज्जत है। इस घर की इज्जत तेरे हाथों में है, इसे संभाल कर रखना। जी भैया। चल अब सो जा। अगले दिन पद्मा चिराग के पास चली आई। चिराग, ये कौन सी जगह है और कोई और यहाँ क्यों नहीं दिख रहा? अरे हम दोनों है ना, ये लो जल्दी से इसे पहन कर आ जाओ।
पर चिराग, मैं इतने छोटे कपड़े नहीं पहनती। पद्मा, मेरी खुशी के लिए पहन लो प्लीज। पद्मा रिक्वेस्ट करने पर चिराग की दी हुई शॉर्ट सी ड्रेस को पहनकर आ गई। चिराग हवस भरी निगाहों से उसे देखने लगा और उसे अपने करीब खींच लिया। एक बहन होते हुए पद्मा के दिलो दिमाग में अपने भाई की बातें बार बार आ रही थीं। चिराग, हम सही तो कर रहे हैं ना? शादी से पहले ये सब भैया नहीं मानेंगे, ये गलत तो नहीं? पद्मा, मैं कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं हूं। आई लव यू सो मच, और आजकल ये सब कॉमन है, और मैं तो तुमसे शादी करूंगा। चिराग ने शादी का वादा दिलाकर पद्मा का फायदा उठाया और उसे हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चला गया। पद्मा पूरी तरह से टूट गई। वो दिन रात बस रोती बिलखती रहती, लेकिन तकदीर का दिया इतना दुख कम नहीं था कि पद्मा गर्भवती भी हो गई और उसे उल्टियां होने लगी, जिसे देखकर निरंजन ने शक जताया। आखिर पद्मा को इतनी उल्टी क्यों हो रही है? कहीं ये बिन ब्याही मां तो नहीं बनने वाली? निरंजन ने डॉक्टर को चेकअप करने घर बुलाया। मिस्टर निरंजन, मुबारक हो, आपकी बहन मां बनने वाली है। अपनी कुंवारी बहन के गर्भवती होने की बात से निरंजन आग बबूला हो गया और किसी कसाई की तरह उसका मुंह कसते हुए बोला, बोल, किसका पाप पल रहा है पेट में? किसका पाप लेकर घूम रही है तू पेट में? बोल, नहीं तो तेरी जान ले लूंगा। मेरा बच्चा पाप नहीं है, मेरे प्यार की निशानी है। ये सुनकर निरंजन बौखलाकर अपनी गर्भवती बहन का गला घोटने लगता है। हाजी, छोड़ो, ये क्या कसाईपना कर रहे हो? उसकी हालत तो देखो, बहन है वो तुम्हारी। ये सुनकर निरंजन दांत पीसकर गरजते हुए बोला, ये मेरी बहन नहीं है। हम ठाकुर अपनी इज्जत के लिए मरते हैं। कुंवारे में मुंह काला कर लिया इसने। कौन अपनाएगा मेरी बिन ब्याही इस बहन को? सारा जमाना थूकेगा हम पर। इसके बच्चे को मारना होगा, तभी हम इस बदनामी से बच पाएंगे। यह फैसला सुनाकर निरंजन पैर पटकते हुए चला जाता है। गुजरते दिन के साथ पद्मा का पेट दिखने लगता है। मां सुभद्रा, कहो इससे कि ये दवाई खा ले और खत्म करे इस बच्चे को। नहीं, मैं अपना बच्चा नहीं गिराऊंगी। यह सुनकर निरंजन अपनी गर्भवती बहन पर बिल्कुल दया नहीं करता और उसके बालों को घसीट कर ले आता है और तलवार निकाल लेता है। आज मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तो जैसी बिन ब्याही गर्भवती बहन के जीने से अच्छा तेरा मर जाना है। काट डालूंगा तुझे आज। तभी एकदम से पिता प्रताप मुखिया को ले आते हैं। अरे रुक जाओ ठाकुर निरंजन, कैसे भाई हो तुम? अरे भाई तो अपनी बहन के लिए जान देता है और तुम इसकी जान लेने पर तुले हो। अरे इसने पाप किया है मुखिया जी। देखो निरंजन, मैं जानता हूं इसने गलती की है, लेकिन अब जो होना था वो हो गया। पर अगर तुम इसको मारोगे तो तुम भी पाप के भागीदार बनोगे, क्योंकि इसके अंदर एक जान भी पल रही है। इसकी शादी कर दो। अरे कौन करेगा इससे शादी मुखिया जी, ये जानते हुए कि ये बिन ब्याही मां है। मैं करूंगा पद्मा से शादी भैया। मैं दूंगा इस बच्चे को अपना नाम। मुरली पद्मा के कॉलेज में पढ़ने वाला लड़का था जो हमेशा से उसे पसंद करता था। बुरे वक्त में वो उसका हाथ थामता है, जिसके कुछ महीनों बाद पद्मा अपने बच्चे को इस दुनिया में लाती है। लेकिन आज भी उसके मन में चिराग के धोखे के लिए एक दुख भरी चीत्कार निकलती है। ओहो, ये देसी घी के लड्डू तो खाने में बड़े स्वाद है, और ये कचौड़ी समोसे भी एकदम खस्ता बनी है। वाह 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 वाह। कुंती एसी की ठंडक में बैठी नवीन, फूली और रानी को ललचाते हुए दिखा दिखाकर लड्डू पेड़े खा रही थी। वहीं वो तीनों तपती धूप में आंगन में काम कर रही थी। अरे ओ रानी, फूली, ये फुहारपना मत दिखाओ, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। अरे ओ फूली, एकदम साफ से आंगन बाहर, और तू रानी जल्दी जल्दी उपले पात। जी जी जी, रानी दीदी मुझे भी लड्डू खाना है। नवीन ने हाथ बढ़ाकर लड्डू मांगा। माँ एक लड्डू मुझे भी दो ना। ले ले ले, मेरे लाडे सर को लड्डू खाना है। ये कहते हुए बेरहम दिल कुंती उसका कान उमेड़ देती है। माँ बचाओ। बुला ले अपनी मरी माँ को, मगर वो नहीं आने की। बड़ा आया लड्डू खाने, चल भाग। कुंती ने उस बेचारे को न सिर्फ दुत्कारा बल्कि उसे जोर से धक्का दिया, जिससे नवीन का सिर गाय के खूंटे से जा लगा और वो लहूलुहान हो गया। दीदी, नवीन के सर से तो खून बह रहा है। इतने में वहां मनसा आ गई। उसे देखकर तीनों बच्चे उसके गले लग गई। मनसा मौसी। कुंती ने मनसा को पहली बार देखा था।
इतने में उमेश खेत से लौट आया। कुंती तीनों बच्चों को छोड़ अंदर चली गई। रोते मन से मनसा ने कहा, उमेशी, क्या है ये सब? मेरी सहेली गंगा कहाँ है? जवाब दीजिए मुझे। उमेश मनसा को बीती बातें बताने लगा। देख गंगा, इस बार मुझे बेटा ही चाहिए। पहले ही इन दोनों मनहूसों को मेरी छाती पर मर दिया है। अगर इस बार भी बेटी पैदा हुई तो उसे खौलते दूध में डाल दूंगा। गंगा की शादी कुछ साल पहले ब्रिज से हुई थी, जिससे उसे दो बेटियां फूली और रानी थी। दोनों बच्चे जल्दी होने की वजह से गंगा का शरीर एकदम कमजोर हो गया था, मगर ब्रिज की जिद से वो तीसरी बार गर्भवती है। वो दिन रात भगवान के आगे यही विनती करती कि उसे बेटी ना हो, और उसने तीसरी बार एक बेटे को जन्म दिया। रानी, फूली, तुम दोनों को अपने भाई का ध्यान रखना है। ये कहकर गंगा ने अपने जन्मे बेटे को गोद में उठाकर कहा, मेरे लाल, मुझे माफ कर देना। मैं तुझे अपना दूध भी नहीं पिला सकती। मेरी उम्र तुझे लग जाए। जियो मेरे लाल। और खुद मरते हुए भी वो माँ अपने बच्चे को जीने की दुआएं दे गई। इधर गंगा की चिता की आग ठंडी भी न हुई और ब्रिज ने कुंती से दूसरी शादी कर ली और तीनों बच्चों के लिए सौतेली माँ ले आया। घर में कदम रखने के साथ ही कुंती ने उन पर अत्याचार ढाना शुरू कर दिया। कुंती उठकर आई और रोते बच्चे को देख दांत पीसते हुए कहा, अरे ओ नासपीते, बंद करिए भैं भैं भैं, वरना चुटकी भर नमक चटा दिया ना तो तेरा भी खेल खत्म। माँ, इसे भूख लगी है, थोड़ा दूध दे दो। क्यों, ये राजा का बेटा है क्या जो दूध पिएगा? पानी चटा दे। दीदी, पिताजी, ये कैसी माँ लेकर आए हैं? ये बहुत बुरी है। ये सुन के कुंती ने बौखलाकर बेचारी फूली को बहुत पीटा। ये ले और मार खा, ये ले। दीदी, बचाओ मुझे। रानी अपने भाई को गोद में लिए अपनी सौतेली माँ के पैरों में गिर गई। माँ, छोड़ दो मेरी बहन को, उससे गलती हो गई। निकल गई हेकड़ी। कान खोलकर सुनो, कल से तुम दोनों इस घर का सारा काम करोगी, लिपाई पुताई से लेके खाना बनाने तक। अब तो कुंती खुद पैर पसारे बैठी रहती और उन बेचारे बच्चों से गधों की तरह काम करवाती, तब जाके उन्हें एक रोटी देती। उन्हें न भरपेट खाना मिलता, न कपड़े, न माँ की ममता। उन बेचारे बच्चों का जीवन उनकी सौतेली माँ के चलते किसी नर्क से कम नहीं था। 4-5 साल बीत गए, न नवीन को भरपूर खाना मिला, न समय से टीकाकरण हुआ, जिससे उसके पांव अब पोलियो से ग्रसित हैं। मगर अभी सौतेली माँ का अत्याचार फूली, नवीन और रानी सह रहे हैं। सौतेली माँ कुंती के किए गए अत्याचारों को जानकर मनसा का मन चीख चीख कर रो पड़ा। मनसा, कई बार सोचा कि मैं शादी कर लूं ताकि गंगा भाभी के बच्चों को माँ की ममता दे सकूं, मगर कहीं वो भी कुंती भाभी जैसी ना हो। तभी मनसा ने तीनों के चेहरों की ओर देखकर कहा, मैं दूंगी इन्हें माँ का प्यार, इनकी चाची बनकर। उमेश जी, क्या आप मुझसे शादी करेंगे? और फिर मनसा उमेश से शादी करके उन बेसहारा बच्चों के लिए चाची बनकर घर में आई, जहां तीनों ने उसकी आरती उतारी। आओ चाची माँ, हम आपका स्वागत करते हैं। तभी कुंती ने तीनों को धमकाया, अरे ओ मेरी नक्कारी औलादो, उतरवाऊं मैं आरती? चलो अंदर आओ। अपनी सौतेली माँ के खौफ से तीनों डरे सहमे से चले गए। तभी कुंती ने मनसा को गुस्से से घूरा। अगले दिन तड़के सुबह कुंती ने तीनों को लात से झकझोरते उठाना चाहा। अरे ओ मेरी नास पीटो, नकली औलादो, उठो और काम पर लगो। बच्चों को काम करने की कोई जरूरत नहीं दीदी, अब इनकी चाची आ गई है। तू है कौन? हाँ, और तुम तीनों चाची के पल्लू में क्या छुप गई? निकलो बाहर, वरना गाल लाल कर दूंगी। तीनों बच्चे मनसा का आंचल कसकर थाम लेते हैं। चाची, हमें बचा लो चाची, वरना सौतेली माँ मारेगी हमें। तभी माँ होने की धौंस झाड़कर कुंती ने कहा, क्यों रियास्तीन के सांप, तेरी चाची क्या कोई तोप है जो तुम तीनों को मुझसे बचा लेगी? चलते हो या दूं एक रखकर? तभी जैसे ही कुंती ने हाथ उठाया, मनसा ने उसका हाथ रोककर कहा, खबरदार, जो उन्हें हाथ भी लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मनसा के इस कहे पर कुंती बौखला गई। तो होती कौन है इन पर हक जताने वाली? मैं उनकी माँ हूँ, इन्हें मार सकती हूँ? सिर्फ हक जताने से और दावे करने से कोई माँ नहीं बन जाता। अगर 9 महीने इन्हें पेट में रखा होता और जन्म देने की पीड़ा सही होती तो सौतेलेपन न करती। मुझे लगा था तुम्हारे अंदर प्यार से इन बच्चों के लिए ममता जगा दूंगी, मगर शायद तुम्हें प्यार की भाषा नहीं समझ आती। चलो जाओ यहाँ से। कुंती पैर पटकते हुए चली गई। तभी मनसा ने मुस्कुराकर कहा, तो जल्दी से बताओ, मेरे प्यारे बच्चे क्या खाएंगे?
चाची हमें खीर पूरी खाना है। माँ जब थी तो अक्सर मेरे दीदी के लिए खीर पूरी बनाती थी। थोड़ी देर में मनसा ने तीनों के लिए खीर पूरी तैयार कर दी और तीनों को परोसा। गर्मा गर्म खीर पूरी, ये लो बच्चों, तुम खा क्यों नहीं रहे हो? तभी रोते हुए मनसा को देखकर रानी ने कहा, चाची न जाने क्यों आप में माँ दिखती है। यह सुनकर मनसा का दिल भर आया। उसने रानी के सिर पर ममता भरा हाथ रख के कहा, मैं तुम्हारी माँ ही तो हूँ, चलो अब माँ के हाथ से खाओ। बस चाची अब पेट भर गया। तीनों को खुश देखकर उमेश ने कहा, मनसा तुम्हारे आ जाने से इन बच्चों का बचपन फिर से लौट आया है, शुक्रिया तुम्हारा। उमेश जी, क्या ये बच्चे मेरे नहीं? मुझे इनसे मेरी सहेली गंगा की परछाई दिखती है। ये तीनों मेरे लिए अनमोल हैं। दिन बीतते गए। मनसा ने नवीन को पोलियो ठीक करने के लिए खुद को पूरी तरह झोंक दिया। वो उसके पैरों की मालिश करती, जिससे नवीन आम बच्चों की तरह चलने फिरने लगा। इधर कुंती जल भुन रही थी और उस रोज वो तीनों को खींच कर लाने लगी। जब देखो चाची के चमचे बने फिरते हो, चलो यहाँ से, वरना तीनों की टांगे तोड़ दूंगी। चाची हमें बचाओ, ये सालिम माँ बहुत बुरी है। कुंती उन्हें घसीटने लगी, तभी एकदम से ब्रिज आ गया और उस दिन जैसे उसके अंदर का सोया हुआ पिता जाग उठा। कुंती छोड़ दो बच्चों को। माँ हमें छोड़ दो। तीनों भर्राई आंखों से जाकर मनसा से लिपट गई। चाची चाची। तभी कुंती ने अपनी एक नई चाल चली और ब्रिज को बुरी तरह भड़काने लगी। अजी आप बच्चों को इसके हवाले सौंप रहे हैं? ये इनका मन बढ़ा रही है। बच्चों पर लगाम खींच कर रखना चाहिए। मैं इनकी माँ हूँ, इनका अच्छा ही चाहती हूँ। तभी ब्रिज ने स्नेह भरे नजर से अपने तीनों बच्चों की ओर देखकर कहा, बच्चों तुम किसके साथ रहना चाहते हो? तीनों की आंखों से टप टप आंसू चूए जा रहे थे। उन्होंने एकदम मनसा को देखकर कहा, हमें चाची के साथ रहना है। चाची सौतेली माँ से अच्छी है। ठीक है मनसा, मेरे बच्चे आज से तुम्हारे हैं। मनसा आंसुओं से भरकर तीनों का माथा चूमकर बोली, मेरे बच्चे, अब तुम तीनों को तुम्हारी चाची से कोई अलग नहीं करेगा। अजी मैं भी तो उनकी माँ हूँ, सौतेली ही सही, ये तो चाची है। जेठानी जी, माँ शब्द का मतलब ही जानती हो आप? जो खुद भूखा रहकर अपनी औलाद को खिलाए वो माँ होती है। जो रात भर जागकर अपनी औलाद पालती है वो माँ होती है। जो खुद तपती धूप में पैरों में छाले पड़ने के बाद भी अपने बच्चों के लिए मेहनत से पीछे ना हटे वो माँ होती है। मगर आपने सौतेली माँ की सारी हदें पार कर दी। इन मासूम बच्चों को भूखा रखा, इन्हें मारा पीटा, अत्याचार किया। माँ शब्द आपके मुंह से भी गाली जैसा लगता है। शायद इसीलिए आज तक भी आपकी गोद भगवान ने भरी नहीं। मनसा के दिए जवाब ने कुंती को सच का आईना दिखा दिया। मुझे माफ कर दो बच्चों, मैं सचमुच माँ कहलाने के काबिल नहीं हूँ, मगर आज माँ का अर्थ तो जान पाई हूँ। तीनों ने कुंती को माफ तो कर दिया, मगर उनके दिल में मनसा की जगह कुंती कभी नहीं ले सकी।